नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार थोड़ा भारी दिल से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझको कई बार भारत की न्यायपालिका की तारीफ करते देखा होगा। मेरा सिर झुक गया है। मेरा सिर हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े हाई कोर्ट के एक फैसले से झुक गया है। शर्मिंदगी है मुझको लगता है कि हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी, जिस लोकतांत्रिक देश में भी बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को लोग देखेंगे, हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये हिंदुस्तानी लोकतंत्र को क्या हो गया है। यहाँ तो न्यायपालिका बड़ी मजबूत कही जाती है, दावा किया जाता है कि न्यायपालिका बड़ी मजबूत है, स्वतंत्र है। फिर भी मुझको एक छोटी सी उम्मीद अभी बाकी है। अंधेरी सुरंग, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो अंधेरी सुरंग है, उसके अंत में मुझको सुप्रीम कोर्ट में एक दिया टिमटिमाते दिख रहा है कि इस फैसले को पलट देगा, इस रद्दी फैसले को पलट देगा बॉम्बे हाई कोर्ट के। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुंबई पुलिस से इजाज़त मांगी कि वहाँ का आज़ाद मैदान, जो कि तरह तरह के राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, सामाजिक प्रदर्शन होते हैं, वहाँ पर वो फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक प्रदर्शन करना चाहते हैं, सभा करना चाहते हैं। कोई यहाँ इजराइल नहीं है कि जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, लेकिन फिलिस्तीन जो कि दुनिया में आज सबसे अधिक रहम के हकदार लोग हैं, अगर उनका साथ देने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, अगर इस देश के एक राजनीतिक दल ने, कांग्रेस ने नहीं किया, अकेले सीपीएम ने ये इजाज़त मांगी और खारिज कर दी गई इजाज़त की ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके खिलाफ सीपीएम बॉम्बे हाई कोर्ट गई, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने तो सीपीएम को इतना लंबा लेक्चर दिया है भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर और भारत की देशभक्ति के ऊपर कि सीपीएम जैसे गंभीर विचारधारा के लोगों के बजाय कोई मामूली विचारधारा के लोग रहते तो बॉम्बे हाई कोर्ट से निकल ही नहीं पाते। वहीं पे कामना करते कि हे धरती तू फट जा, हम ये क्या पाप करने जा रहे थे, हमको संभाले पूरा का पूरा। और बॉम्बे हाई कोर्ट का फर्श फट जाता, इन लोगों को संभाल लेता। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे दौर देखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जुल्म के दौर देखे हुए हैं, देश के भीतर भी देखे हैं। वामपंथी लोग, मजदूर संगठन, इन्होंने दुनिया में जगह जगह देखा हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा कि पंजाब में जब आतंक के दिन चल रहे थे तो किसी एक राजनीतिक दल के सबसे अधिक कार्यकर्ता आतंकियों ने मारे थे। भिंडरावाले के आतंकियों ने, तो वो कम्युनिस्ट थे, वामपंथी कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता जिनको मारा था। लेकिन मुझको कम्युनिस्टों का गुणगान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, वो जो चाहें वो करें। मैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट को धिक्कारने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, साफ साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीएम को कहा, जो पिटिशनर थी, कि हमको आज़ाद मैदान में इजाज़त दी जाए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको देशभक्ति का लेक्चर पिलाया और कहा देश के भीतर इतनी सारी समस्याएं हैं, यहाँ नालियां गंदी पड़ी हुई है, तुम फिलिस्तीन के समर्थन के लिए बात करते हो, ये कौन सी देशभक्ति है, देशभक्त के तरह काम करो। ये गिना दिया कि बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये गाजा के लिए आवाज उठाना कहाँ की देशभक्ति है, ये कोई देशभक्ति नहीं है। हाई कोर्ट अब तय कर रहा है कि दुनिया में जुल्म कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये हाई कोर्ट तय कर रहा है। आप सोचिए, जिसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ महाराष्ट्र है वो तय कर रहा है, अरे तुमको इजाजत नहीं देना है, मत दो इजाजत, लेकिन ये क्यों तय करते हो कि क्या देशभक्ति है और क्या देशभक्ति नहीं है। हिंदुस्तान का मित्र राष्ट्र है आज भी, कई लोगों के न चाहने पर भी। हिंदुस्तान का दोस्त मुल्क है फिलिस्तीन, और वहां जो जुल्म हो रहे हैं, इजराइल जो जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ अगर एकजुटता दिखाने के लिए सीपीएम अगर मुंबई के आजाद मैदान पर एक सभा करना चाहती है,
तो मुंबई हाईकोर्ट को लग रहा है कि ये क्या देशभक्ति है, देश के मुद्दों के ऊपर बात करो। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में समस्याएं कम हैं क्या? हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं सीपीएम को, तुम विदेश नीति नहीं समझते, ये सरकार का काम है वह किसका पक्ष ले, ऐसा। ये तो जज साहब आपने संविधान की एक बड़ी ही शानदार व्याख्या कर दी है। मुझको लगता है जो संविधान सभा थी, जिसने संविधान गढ़ा था, जिसमें अंबेडकर, नेहरू, पटेल, सारे लोग थे। पटेल जिनकी गुजरात में लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू से दुगनी ऊंची स्टेच्यू बनाई गई है, वो भी शामिल थे उसमें। हक्का बक्का हो गए होंगे ऊपर सारे लोग और धिक्कार रहे होंगे इस फैसले को। ये फैसला कहता है तुम विदेश नीति नहीं समझते, ये सरकार का काम है, वो किसका पक्ष ले, ऐसा। फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी बताने के लिए इस देश में सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करती है, वो लेना पड़ेगा। आज की मौजूदा भारत सरकार को कोसने की मेरी कोई नीयत नहीं है, क्योंकि मेरा तजुर्बा पिछली कांग्रेस सरकार के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। 2010 की बात है, हम लोगों ने ये तय किया कि हम फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गाजा जाएंगे दिल्ली से। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं 2 मिनट में ही आपको बतला रहा हूँ। तो हम 55 लोग हिंदुस्तान से निकले बस से। इरादा था पाकिस्तान होते हुए ईरान जाने का, और वहाँ से आगे चलते चलते शायद 10,000 किलोमीटर चलते हुए फिलिस्तीन तक पहुँचने का। भी मुझको दूरी ठीक से याद नहीं है। ये अलग बात थी कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका था, वहाँ इतना खून खराबा हो रहा था, फौज को मारा जा रहा था, वहाँ की सरकार ने हमको इजाज़त नहीं दी और हमको लौटकर तेहरान के रास्ते जाना पड़ा, ईरान होते हुए और टर्की, सीरिया, लेबनान, सब जगह होते हुए, इजिप्ट होते हुए हमको फिलिस्तीन जाना पड़ा। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और वहाँ एक शर्त रहती है इजिप्ट की कि वो अपनी ज़मीन से उसी को फिलिस्तीन पे दाखिल होने देते हैं जो प्रति व्यक्ति कुछ अमाउंट था, इतने $1000 की मानवीय मदद लेके जा रहा हो। तो हमारे साथ में जो संगठन थे उन्होंने हिंदुस्तान में उतनी मानवीय मदद इकट्ठा की थी। ये अलग बात है कि हम निकल गए और जिस जहाज़ से ये मानवीय मदद पहुंचनी थी, रफ़ा बॉर्डर के पास इजिप्ट में, उसको भारत छोड़ने की इजाज़त ही मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं दी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने हमको भी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए, ईरान जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए कि भारत इजराइल के एक्सपोर्ट का 50% से ज़्यादा का इंपोर्टर था। और मनमोहन सिंह और कुछ रहे न रहे वित्त मंत्री रह चुके थे, उस वक्त प्रधानमंत्री थे 2010 में। उन्होंने भी रोकने की पूरी कोशिश की थी, रोक नहीं पाए थे। वो कानूनी जरिया कुछ नहीं था, अड़ंगा लगा सकते थे, इजराइल के दबाव में किया था मनमोहन सिंह ने। आज तो बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है भारत सरकार की नीति कुछ और है। क्या है भाई भारत सरकार की नीति जज साहब? क्या भारत सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाना इस देश में अब जुर्म हो गया है? भारत सरकार को इजराइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमको मालूम है। भारत सरकार को हो सकता है कि फिलिस्तीन अब गांधी, नेहरू, अटल बिहारी किसी के भी जितना पसंद ना रह गया हो, ये भी हमको मालूम है। मैं आपको थोड़ा बतलाता हूँ। 1938 में गांधी ने लिखा था, मेरा दिल यह नहीं मानता कि यहूदी ज़बरदस्ती फिलिस्तीन में बसें। ये यहूदियों के लिए लिखा था गांधी ने, और वहाँ के मूल निवासियों को हटा दें जो कि फिलिस्तीनी थे। फिलिस्तीन अरबों का है, उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। ये गांधी ने 1938 में लिखा था। 1938 में गांधी ने लिखा था। जज साहब, अदालत के पीछे दीवार पर जो गांधी की जो फोटो रहती है ना, वही वाला गांधी है ये गोडसे ने नहीं लिखा था, ये गांधी ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। नेहरू ने 1936 में
फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदी बसावटों के खिलाफ अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू की कोई उस वक्त सरकारी हैसियत नहीं थी, लेकिन दुनिया के मामलों में नेहरू का एक दमदार व्यक्तित्व था। दुनिया के बड़े नेताओं में उस वक्त के गिने जाते थे, दुनिया के 3-4 जो सबसे बड़े नेता थे उसमें नेहरू का नाम रहता था, प्रधानमंत्री बनने के पहले से। तो नेहरू ने लिखा था अंग्रेज सरकार को कि यहूदियों को जो वहाँ बसाया जा रहा है फिलिस्तीन की ज़मीन पर, वो ठीक बात नहीं है, गलत बात है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका वीडियो एक हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। एक आम सभा में उन्होंने खुलकर कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है, अरबों का यानी फिलिस्तीनियों का है, अरब दुनिया का हिस्सा है फिलिस्तीन। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है, अरबों के पास रहना चाहिए। एक आक्रमणकारी को, जो कि इजराइल था, एक आक्रमणकारी को अपने हमले से जीती हुई, कब्जा की हुई जमीन पर कब्जा करने का, बसने का हक नहीं दिया जा सकता। जो पैमाना हमारे अपने ऊपर लागू होता है वही फिलिस्तीनियों और इजराइलियों पर भी लागू होता है। खुलकर पब्लिक मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी विदेश मंत्री बन गए थे या बनने जा रहे थे एक दिन बाद, तब उन्होंने ये बयान दिया था। हिंदुस्तान पहला गैर अरब देश था इतिहास का, दुनिया के इतिहास का पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यासर अराफात का, उसको फिलिस्तीनी जनता का वैध प्रतिनिधि, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव माना था। और 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी थी। आज सुबह की खबर अगर आप देखेंगे तो कनाडा और फ्रांस फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता आज दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1974 में दे दी थी। जज साहब, आपने शायद वो इतिहास पढ़ा नहीं है हिंदुस्तान का, जो आज आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति अलग है। विदेश नीति अलग होने की कोई घोषणा नहीं की गई है। मोदी सरकार ने कहीं भी ये कहा नहीं है कि हम अब फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते, कहीं नहीं कहा है। अभी तक 4 दिन पहले तक उन्होंने कहा है कि हम 2 देशों की नीति की वकालत करते हैं, हम 2 देशों की नीति के हिमायती हैं। अभी कहा है, 4 दिन पहले तक भारत सरकार का बयान है। जज साहब, आप अखबार भी कम देखते हो, टीवी पे नहीं आती ये सब खबरें, आप अखबार कम देखते हो। 2 दिन पहले कहा है, 4 दिन पहले कहा है भारत सरकार ने। ये आपको देशभक्ति नहीं दिखती कि हिंदुस्तान के लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक भूमिका रहनी चाहिए उस भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी चाहे कोई आम सभा न कर रही हो, न करे, किसकी सेहत पे फर्क पड़ता है कांग्रेस, भाजपा या CPM CPI से? सेहत पे फर्क पड़ता है इस देश की कि किन लोगों ने एक गौरवशाली फैसला लिया, गौरवशाली नीति बनाई, उस पर अमल किया। ये गौरवशाली नीति है कि दुनिया में आज जिस पर सबसे अधिक जुल्म हो रहे हैं उस फिलिस्तीन के साथ खड़े होना। हम लोग किसी सैर सपाटे के लिए हिंदुस्तान से 55 लोग फिलिस्तीन नहीं गए थे। हम लोग गए थे फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए। एक कारवां वहाँ पहुँच रहा था हमसे 7 महीने पहले, उस पर इजरायली फौज ने हमला किया था, 12 लोगों को मार डाला था। हम उसका विरोध करने के लिए गए थे कि हम भी आ रहे हैं, करो हमला, मारो हमको। लेकिन हिंदुस्तान इजरायली सामानों का 50% से अधिक का इंपोर्टर था उस दिन भी, तो इसलिए इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि 55 हिंदुस्तानियों को मारे और फिर हिंदुस्तान की सरकार को अपना माल भी बेच दे। तो एक चतुर और धूर्त व्यापारी की तरह इजराइल ने हम लोगों को नहीं छुआ था। हालांकि हम लोगों ने भी डाइंग डिक्लेरेशन साइन किया था कि हम लोग मारे जाएं तो हमारी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए, लेकिन वो शहादत का क्लेम करने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। ये सरकार का काम है कि किसका पक्ष ले। ये बॉम्बे हाई कोर्ट सिखा रहा है CPM को, चाहे वो CPM को सिखाए, चाहे शिवसेना के पिटीशन पे यही बात कहे, चाहे भाजपा की पिटीशन पे ये बात कहे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस देश में होते कौन है?
जो किसी राजनीतिक दल को कहें कि यह सरकार का काम है कि वह किसका पक्ष ले। क्या फिलिस्तीन आतंकी देश है? आज दुनिया में सबसे अधिक जुल्म का शिकार है। 60,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया है, जिसमें 1/3 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ के, 1/3 से ज़्यादा औरतें हैं वहाँ की। इनको मार डाला गया है। आज भूख से मर रहे हैं वो। एक जगह का पता घोषित करता है इजराइल की यहाँ पे मदद पहुँचेगी, यहाँ खाना पहुँचेगा, और जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो 10 किलोमीटर दूर दूसरा पता दे देता है। भूखे लोग दौड़ते दौड़ते दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ गोलीबारी करता है कि भगदड़ मची हुई थी। किसी दिन 30 लोग मर रहे हैं, किसी दिन 40, किसी दिन 75, एक दिन में। क्या इसका साथ देने के लिए भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान के खड़े ना हो जज साहब? मुझको अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के इन 2 जजों के नाम बतलाना जरूरी है यहाँ पे। एक जज हैं जस्टिस रविंद्र घोगे और दूसरे जज हैं गौतम अनखड़। इन 2 जजों ने जो फैसला दिया है, मुझको उम्मीद है अगर देश का सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खारिज करते हुए फटकार नहीं लगाएगा इन 2 जजों को, तो देश की न्यायपालिका से मेरा भरोसा पूरा ही उठ जाएगा। आज चीफ जस्टिस जो हैं गवई, इसी महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने देख लिया होगा। मेरा तो ये मानना है, आज चाहे शनिवार हो चाहे इतवार हो, मैं अगर जस्टिस गवई की जगह रहता तो अपने बंगले पर सुनवाई करता और एक आदेश जारी करता कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश जो है इसको खारिज कर रहे हैं हम, और खारिज करके महाराष्ट्र सरकार को आदेश देता कि सीपीएम को एक शांतिपूर्ण सभा करने की इजाज़त दी जाए फिलिस्तीनियों के समर्थन में। महाराष्ट्र सरकार का कोई हक नहीं है ऐसी किसी सभा को रोकने का। अगर चीफ जस्टिस सीजेआई की जगह अगर मैं रहता, गवई की जगह, तो मैं ये करता। वो क्या करेंगे मुझको नहीं मालूम है। परसों सोमवार है, अब सोमवार तक अदालत का जो ढर्रा रहता है उसमें शायद सोमवार को इसकी सुनवाई हो। सीपीएम के वकील वहां खड़े होंगे। ये हाईकोर्ट कह रहा है कि भारत सरकार की क्या नीति है। हाईकोर्ट सुझा रहा है, अरे प्रदर्शन करना है तो गाजा के लिए प्रदर्शन करना देशभक्ति नहीं है, नालियों के लिए प्रदर्शन करो। अच्छा, तुम नाली के लिए प्रदर्शन सिखा रहे हो सीपीएम को या किसी भी राजनीतिक दल को? सरकार को क्या सिखा रहे हो? अगर नाली की हालत इतनी खराब है, खुद एक पीआईएल दर्ज क्यों नहीं कर लेते जज साहब, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हर 15 दिन में कर रहा है सरकार के खिलाफ, खुद ही पीआईएल दर्ज कर रहा है, खुद नोटिस दे रहा है। अगर आपको नाली ही नाली हिंदुस्तान में दिख रही है बजबजाती हुई, खुद ही नोटिस जारी करो महाराष्ट्र की सरकार को, जो आपका अधिकार क्षेत्र है। करो, नोटिस जारी करो, गड्ढों के लिए करो, किसी चीज के लिए करो, जो करना है करो। राजनीतिक दल को ये नसीहत देने वाले, सिखाने वाले आप होते कौन हो? कौन होते हो आप राजनीतिक दल को बताने वाले कि देशभक्ति क्या है और क्या नहीं है? मेरा ये ख्याल है, चूंकि हाईकोर्ट के ये जज अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो शायद 60-62 साल के भीतर के होंगे। ये जज जब पैदा हुए होंगे उसके पहले से सीपीएम, उसके पहले से कांग्रेस पार्टी, उसके पहले से समाजवादी पार्टी, जो भी नाम उस वक्त रहा होगा, ये पार्टियां उसके पहले से जानती हैं कि देशभक्ति क्या है। इनको देशभक्ति सीखने के लिए कोई जज की जरूरत नहीं है। मुझको कोई जज की जरूरत है क्या देशभक्ति सीखने के लिए? मैं जितनी बात करता हूं अपने मुल्क के लिए करता हूं, इस दुनिया के लिए करता हूं। जब मैं 2 देशों के बारे में बात करता हूं तो किसी मुल्क का हुए बिना बात करता हूं। जब मैं पूरे दुनिया के लिए बात करता हूं तो मुझको हिंदुस्तान की चुप्पी खटकती है। मैंने शायद कल परसों ही अपने संपादकी में लिखा है कि जो देश चुप है फिलिस्तीन के मुद्दे पे, गाजा के मुद्दे पे, चुप्पी को इतिहास अधिक बड़े अक्षरों में दर्ज करता है जज साहब।
और आपने जो कहा है ना, इसको तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज करेगा इतिहास में, एक एक पेज पर एक एक अक्षर आएगा। जो आपने कहा है ऐसा तो हिंदुस्तान के किसी हाई कोर्ट का आज तक का मुझको कोई फैसला याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी याद नहीं है। भारत के संविधान में ऐसी कोई भावना नहीं है कि आपकी देशभक्ति जो है आपके नालियों तक सीमित है। ये कुएं के मेंढक वाली सोच है कि अपने देश के नाली पानी, अपने देश की समस्या में देशभक्ति दिखाओ। गाजा के लिए क्यों देशभक्ति दिखा रहे हो? और जज साहब, आपकी समझ बड़ी कमजोर है। आपको ये नहीं मालूम है कि इस देश में रहते हुए भी हम भारत सरकार की नीति से असहमत रह सकते हैं। यही लोकतंत्र है जो हमको अधिकार देता है कि हम चाहें तो सरकार की किसी नीति से असहमत रहें। सरकार की नीति से सहमति अनिवार्य नहीं है इस देश की नागरिकता के लिए। यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम सरकार की नीति से सहमत रहें। यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है कि देश की जनता को अपनी नीतियों के लिए सहमत कराने की कोशिश करे। भारत सरकार साबित करे लोगों के सामने कि फिलिस्तीन को लेके उसकी चुप्पी जो है वो जायज है। मैं हैरान हो रहा हूं इस बात को लेकर कि जिस गाजा को लेकर 26 यूरोपियन देशों ने अभी एक प्रस्ताव पारित किया है। अभी इस क्राइसिस के बीच में, इस जंग के चलते हुए कनाडा और फ्रांस इन्होंने कहा है कि हम मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को एक देश के रूप में। नहीं दी थी अभी तक, अब दे रहे हैं। लोग साथ में जाके खड़े हो रहे हैं। जज साहब, थोड़ा देश दुनिया भी देखो, नाली से परे भी कुछ देखो। लोग, बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं वहां पे। महिलाएं अपने मुर्दा बच्चों को छाती से लगा के बैठी हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा कि उनके घर का 17वां मेंबर, उनका ये बच्चा भी मर गया। ये ऐतिहासिक जुल्म हो रहा है। अगर मान लीजिए आप द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अगर रहते और अगर सीपीएम या कोई दूसरी पार्टी अगर ये मांग करती कि हम हिटलर के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम हिटलर के खिलाफ आम सभा करना चाहते हैं, तो जज साहब आप उस दिन गांधी को भी मना कर देते कि हिटलर के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप देश के भीतर की जो भूखमरी है इसके बारे में बात करो। क्यों यहूदियों की परवाह कर रहे हो और क्यों हिटलर के खिलाफ आम सभा करोगे? ये सोच है आपकी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो 2 जज हैं, दोनों के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, आपकी सोच ये है। और मैं आपको बताऊं जज साहब, आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है ऐसी नसीहत देने का। मेरी कानून की बहुत मामूली सी समझ कहती है कि आप अपने दायरे से बहुत बाहर जाकर इस तरह की बातें कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का जो आपने किया है। गाजा को लेकर पूरी दुनिया में अगर लोग हिमायती हैं, अगर उनके हमदर्द हैं, अगर उनकी मदद भेजना चाहते हैं, तो चाहे वो जिस देश में रहें। और मैं आपको एक बात बताऊं जज साहब, आप अगर हिमायती हैं इजराइल के तो जरा पढ़ लीजिएगा। इजराइल का एक सबसे सम्माननीय अखबार है, हरेट्ज या ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें बड़े बड़े कॉलमिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार इस बात को लिख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पर किस तरह का जुल्म कर रहा है। इजराइल के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मुझको नाम याद नहीं है, कल या परसों ही मैंने एडिटोरियल में लिखा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने उनकी आवाज में वो इंटरव्यू बीबीसी पर सुना है। उन्होंने कहा है कि जो कर रहा है इजराइल फिलिस्तीन में, ये नस्लवादी जनसंहार है, ये एथनिक क्लींजिंग है और लोगों को पूरा का पूरा एक नस्ल को मार डालना है। ये कहा है इजराइल के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने। मैंने खुद इंटरव्यू सुना है, आप भी सुना कीजिए जज साहब थोड़ा सा। इजराइल के लोगों को सुनिए, पढ़िए। मेरी एक दोस्त हैं, कबीर की बहुत बड़ी विद्वान है वो। दुनिया में कबीर के जानकार जितने हैं उनमें एक सबसे बड़ी जानकार है वो लिंडा हेस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वो इंडियन रिलीजन। हिंदुस्तान में 6-6 महीना रहती थी साल में कबीर को पढ़ते हुए।
वो यहूदी हैं, जन्म से यहूदी नस्ल की हैं। आज ही उन्होंने फेसबुक पर अपनी फोटो पोस्ट की है फिलिस्तीन का साथ देते हुए और इजराइल को धिक्कारते हुए, और वो लगातार धिक्कार रही हैं। अमेरिका में जो प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के पक्ष में, उसमें जा रही हैं। मैं बहुत सारे यहूदी धर्म से जुड़े हुए, उनकी धार्मिक पोशाक पहने हुए लोगों को देख रहा हूं अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। आप इजराइल के पक्ष में एक बुलेट प्रूफ ढाल बनकर खड़े हो गए हैं जज साहब। भारत का संविधान आपको व्यक्ति के रूप में शायद इसकी इजाज़त दे दे कि आप जाएं, अपने पैसे से दिल्ली चले जाएं, फिलिस्तीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन करें उनके खिलाफ। मैं नहीं जानता आपका सर्विस कंडक्ट रूल आपको छूट देता है कि नहीं, लेकिन कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन जो लोग फिलिस्तीन के हमदर्द बन रहे हैं, आप उनको देशभक्ति सिखा रहे हो। क्या ये देशद्रोह है? क्या ये गद्दारी हो गई है इस देश में? आपने तो एकदम हक्का बक्का कर दिया जज साहब। आप मुंबई शहर में बसे हुए हो, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, सभी धर्म जाति का दुनिया भर के लोग वहाँ आते जाते हैं, बसते हैं। आपने वहाँ रह के एकदम कुएं के भीतर वाली तलहटी वाली सोच सामने रखी है। देशभक्ति क्या केवल नाली और धूल और स्कूल की छत गिर गई और पुल टूट गया, क्या उसी पे PIL लगाना, उसी पे जनसभा करना, वही देशभक्ति आपको दिख रही है? तो आपका देश का नज़रिया बड़ा तंग है। ये गांधी और नेहरू का देश था। ये 1936 की नेहरू की चिट्ठी, 1938 का गांधी का लिखा हुआ अखबार में, एक सरपंच की पोस्टकार्ड के जवाब में गांधी ने अखबार में लिखा था कि फिलिस्तीन के बारे में वो क्या सोचते हैं। आज आप इस महान गौरवशाली देश, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, उसको आप देशभक्ति सिखा रहे हो उसके लोगों को। आप होते कौन हो राजनीतिक दल को देशभक्ति सिखाने वाले? आप होते कौन हो? देश की विदेश नीति क्या है, सरकार क्या सोचती है, आपकी ये आम सभा अलग है। आपको ये व्याख्या करने का हक दिया किसने है कि देश की विदेश नीति क्या है? क्या आपके सामने ये मुद्दा आया कि देश की विदेश नीति क्या है? क्या भारत सरकार ने खड़े होकर आपसे बताया कि विदेश नीति क्या है? आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, 2 या 3 दिन पहले का बयान है कि भारत 2 देशों की व्यवस्था का समर्थन करता है। 2 दिन पहले कहा है भारत सरकार ने। तो आप क्या भारत की विदेश नीति बतला रहे हो? आप अपने मन से तय कर ले रहे हो कि देश की विदेश नीति क्या है। आप क्या एक धर्म का राज इस देश में कायम कर ले रहे हो, जो कि अभी तक कोई राजनीतिक दल भी नहीं कर पाए, पार्लियामेंट भी नहीं कर पा रही है। क्या आप धर्म का राज बना दोगे इस देश में? आप इस देश की विदेश नीति तय कर ले रहे हो। आप ये तय कर रहे हो कि हिंदुस्तान की जनता, राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति के रूप में मैं दुनिया के किन मुद्दों पे कहूं, क्या बोलूं, आप तय करोगे। आप तय करोगे कि मेरा कहा हुआ जो है भारत सरकार की रीति नीति के अनुकूल है कि नहीं। मुझको क्या जरूरत है दुनिया के मुद्दों पर बोलते हुए मैं भारत सरकार की रीति नीति को मानूं या ना मानूं। भारत का संविधान मेरे ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं लगाता है। यह आपके समझ की कमजोर समझ है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ समझ देगा इस फैसले को लेकर। मैं बहुत साफ साफ आपसे कह रहा हूं, आपने मुंबई हाई कोर्ट का नाम जो है, आगे आप समझ सकते हो। मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर जस्टिस गवई की जगह मैं रहता तो मैं अभी तक कल के कल रात में 12 बजे अपने बंगले पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला के आदेश जारी करता और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द करता। कल के कल 12 बजे रात को। पता नहीं गवई अभी करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझको नहीं मालूम है। बहुत सारे जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अजीब अजीब किस्म का बर्ताव कर रहे हैं। फिर भी मुझको उम्मीद है कि इसको अनदेखा करने का काम कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज अपने नाम को कलंकित करने के खतरे को उठाए बिना नहीं कर सकेगा।
इसका साथ नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। मैं 2 दिन बाद भी कैमरा फेस करूँगा आपके सामने, 2 दिन बाद भी अखबार में एडिटोरियल लिखूँगा। उस दिन मैं लिखूँगा कि हमने इस दिन कहा था कि जस्टिस गवई को ऐसा करना चाहिए। जो भी जज हो, जस्टिस गवई तो मैं एक प्रतिनिधि मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है जज साहब हमको, मैं गवई से भी कह रहा हूँ, जस्टिस गवई से भी कह रहा हूँ, हमको कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया में किसी का न्यायोचित साथ देने के लिए। हमको सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, उसका प्रवचन सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना किसी विधि विश्वविद्यालय जो है, लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें जो ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट रहते हैं, अपना प्रवचन उनके लिए रखिए, वो लोग आपको सुनेंगे। हिंदुस्तान की आवाम को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका हक इतना ही है कि आपने सीपीएम की पिटीशन खारिज कर दी, आपने उनको आज़ाद मैदान पर सभा करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन देश आज़ाद है। न केवल वो मैदान बल्कि पूरा देश आज़ाद है, जैसा कि आज़ाद मैदान का नाम है। देश आज़ाद है जज साहब। आज आप मुझको देशभक्ति नहीं सिखा सकते। मेरे देशभक्ति के पैमाने हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर तक जाते हैं। मुझको मालूम है कि हिंदुस्तानी के रूप में मेरी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या है। हमने गांधी और नेहरू के वक्त से सीखा हुआ है कि देश की सरहदें बहुत ही तंग रहती हैं। अगर इंसानियत की बात हमको करना है तो हमको दूर दूर तक जाना पड़ेगा। देश की सरहदें तो जज साहब 1971 में बांग्लादेश नहीं पहुंच पा रही थी, पूर्वी पाकिस्तान था वो। देश की सरहदें तो खत्म हो जा रही थी। वही अमेरिका सिखाने की कोशिश कर रहा था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने घुस के मारा वहां पाकिस्तान को, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। तो दूसरे देश जाके भी देशभक्ति करनी पड़ती है, इंसानियत का साथ देना पड़ता है। पूरे दुनिया में इंसानियत का साथ देना पूरे दुनिया के लिए देशभक्ति है। आप देश को इतने तंग परिभाषा में मत बांधिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, बहुत बेचैन हूं मैं इंतजार कर रहा हूं और 2 दिन, सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करेगा। लोग जाएंगे वहां पर। बात आम सभा की नहीं है, बात इसकी है कि हाईकोर्ट होता कौन है मुझको देशभक्ति सिखाने वाला, और ये सिखाने वाला कि देश की सरकार की विदेश नीति कुछ अलग है। रहे उसकी विदेश नीति अलग, मेरी नीति अलग है। इस देश का नागरिक बने रहने के लिए भारत सरकार की विदेश नीति को मानना कहीं जरूरी नहीं है। आप लोगों को अनपढ़ बना रहे हैं, आप लोगों को सरकार का गुलाम बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं सोचती है, सरकार कुछ और सोच रही है। जज साहब, सरकार से तो पूछ लिया रहता कि सरकार क्या सोच रही है। मैं इंतजार कर रहा हूं सोमवार का, आपके सामने फिर आऊंगा इस मुद्दे को लेकर। मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। ये देश के न्यायपालिका, संविधान, विदेश नीति और इंसानियत, इन सब से जुड़ा हुआ एक बहुत बहुत वजनदार मुद्दा है। आपको वाकिफ रहना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। हम फिर मिलते हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा कि आज फिलिस्तीन के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है, इंटरनेट पर उसको ढूंढ के पढ़िए, और इंटरनेट पर यह ढूंढ के पढ़िए कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। मेरी नसीहत नहीं है, गुजारिश है आपसे। मैं तम्बाकू हेलमेट की बात आज करना नहीं चाहता। आपको जितना समय, आप चाहे चैट जीपीटी पे पढ़ लीजिए, आप चाहे जेमिनी पे पढ़ लीजिए, आप चाहे एलन मस्क के ग्रोक को पढ़ लीजिए, जिसको भी पढ़ना है, चाहे विकीपीडिया को पढ़ लीजिए कि भारत के बड़े बड़े नेताओं का फिलिस्तीन के बारे में क्या रुख था। इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा जज साहब, याद रखना। फिर मिलेंगे।